हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास से हम आज के क्लास में देखने वाले हैं मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य। इतिहास की पिछली 2 कक्षाओं में हम नंद वंश तक का पढ़ चुके हैं। तो नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घननंद, उसे 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन से हटाकर मौर्य वंश की स्थापना की और 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक कहे जा सकते हैं। इस कार्य में इनके जो गुरुदेव हुए चाणक्य, यह जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, इनकी महती भूमिका रही थी। चाणक्य या कौटिल्य का नाम जो है अर्थशास्त्र के रचयिता के रूप में याद किया जाता है। अर्थशास्त्र जो है उस समय की तत्कालीन इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो मौर्य साम्राज्य के बारे में, न केवल मौर्य साम्राज्य के बारे में बल्कि मगध साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उनके ओरिजिन के बारे में, यानी उनका बचपन कैसा था, किस परिवार से संबंधित थे, इसको लेकर बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ या फिर यूनानी ग्रंथों में अलग अलग मत हैं, परंतु ज़्यादातर जो मत हैं वो स्वीकार करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसी खास परिवार से ना होकर किसी हम्बल ओरिजिन से थे, किसी सामान्य परिवार से थे, जिन्हें उनकी योग्यता देखकर चाणक्य ने जो है चुना था और अपने संरक्षण में, अपनी देख रेख में उन्हें बड़ा करके बाद में इस काबिल बनाया कि वो घननंद को पराजित कर सकें और मगध के सिंहासन पर आरूढ़ हो सकें। चंद्रगुप्त मौर्य के समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को हम देख लेते हैं। घननंद के शासनकाल में ही जो सिकंदर थे उनकी मौत हो चुकी थी। सिकंदर के जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपना साम्राज्य काफ़ी बड़ा कर लिया था, मगध का साम्राज्य काफ़ी बड़ा हो गया था। इसे देखते हुए सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर की तरह ही महत्वाकांक्षी था, उसने आक्रमण किया था परंतु विफल हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे बुरी तरीके से पराजित किया और इस विफलता के स्वरूप उनके बीच कुछ संधियां हुई, बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान हुआ। उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का जो विवाह है चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। अपना एक राजदूत सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में छोड़ा, जिसका नाम था मेगस्थनीज। ये नाम महत्वपूर्ण है। मेगस्थनीज ने जो है राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हुए मौर्य साम्राज्य का जो लेखा जोखा देखा था, उसके आधार पर इंडिका पुस्तक लिखी थी। इसका मूल स्वरूप वर्तमान में प्राप्त नहीं है, परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है गिरनार के सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका उल्लेख कम से कम 3 बार तो होने वाला है आगे। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। कहा जाता है अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है भद्रबाहु से, जैन भिक्षु भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। इसका मतलब अंत में उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र हुए बिंदुसार, 298 ईसा पूर्व में वो सिंहासन पर आरूढ़ हुए।
बिंदुसार जो है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर आरूढ़ हुए। पिता के द्वारा जो अक्षुण्ण साम्राज्य छोड़ा गया था उसकी रक्षा करते हुए उनके जो पुराने राजनीतिक संबंध थे यूनान के साथ उसे उन्होंने यथावत रखा। बिंदुसार के शासनकाल में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई। बिंदुसार के जो दो पुत्र थे, हालांकि उनके कई पुत्र थे परंतु उनके जो दो पुत्र थे, जो उनके बड़े पुत्र थे सुसीम और दूसरे पुत्र थे उनके अशोक। सुसीम जो है सुंदर थे, देखने में आकर्षक थे। अशोक जो है कुरूप थे। सुसीम को स्वाभाविक रूप से अधिक स्नेह मिलता था। बिंदुसार के शासनकाल में दो ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी जिसने अशोक का जो है एक शासक के रूप में मार्ग प्रशस्त किया। उसमें सबसे पहला था, वास्तव में दोनों ही जो थे वो तक्षशिला में हुए विद्रोह थे। तक्षशिला में विद्रोह हुआ था जिसका दमन करने में सुसीम असफल हुआ था। और अशोक ने जो है सफलता प्राप्त की थी। यहीं से जो है अशोक की प्रशासनिक सफलता पर बिंदुसार को जो है विश्वास हो गया था। बिंदुसार के जीवन के अंतिम दिनों में ऐसा माना जाता है कि अशोक जब विद्रोह को कुचलने में लगा हुआ था उसी समय बिंदुसार की जो है मृत्यु हो गई थी और अशोक जो है देर से पहुंचा था, तो संभवतः उसको शासन प्राप्त करने के लिए मशक्कत करनी पड़ी होगी। तो अशोक का जो शासन काल है वो 273 ईस्वी में चालू ना होकर ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक को जो है 3-4 साल के मशक्कत के बाद लगभग 269 ईसा पूर्व 269 ईसा पूर्व में जो है शासन मिला होगा से 236 ईसा पूर्व। अशोक के समय में कलिंग के युद्ध का बहुत महत्वपूर्ण है, उल्लेख करना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने शासन में सिंहासन आरूढ़ होने के पश्चात लगभग 8 वर्ष पश्चात ही 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग के युद्ध में हुए भयंकर रक्तपात को देखते हुए अशोक ने जो है युद्ध धर्म त्याग दिया था और धम्म या धर्म की शरण में चले गए थे। यही वो समय था जब अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ कलिंग के युद्ध के पश्चात। अशोक ने जो धर्म अपनाया उसकी शिक्षाओं को उन्होंने बहुत सारे शिलालेखों के माध्यम से अलग अलग जगह पर खुदवाया हुआ था। तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में है, खरोष्ठी लिपि में है, आरमाइक लिपि में है, यहाँ तक कि यूनानी लिपि में भी है। यूनानी लिपियों में जो है इन्होंने अपने बहुत से शिलालेख खुदवाए। शिलालेख से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अशोक की शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता प्राप्त की थी जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप कौन व्यक्ति हैं? ये व्यक्ति वो हैं जिन्होंने सर्वप्रथम अशोक की शिलालेखों को पढ़ा था, डिकोड किया था। अशोक के अनेक शिलालेख प्राप्त हैं जिनमें उनकी दी गई शिक्षाओं, उनके धर्म के बारे में आदि जो है
खुदे हुए हैं। अशोक ने चूंकि धम्म अपनाकर युद्ध की नीति को त्याग दिया था, बहुत से इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि अशोक के पश्चात एक तो जो उसके निर्बल या दुर्बल उत्तराधिकारी हुए, उसके अलावा जो सैन्य शक्ति में उन्होंने कटौती कर दी थी या सैन्य युद्ध आदि पर जो ध्यान नहीं देना था, वो भी एक कारण है कि 184 ईसा पूर्व में 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक जो थे बृहद्रथ, इसकी हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। ये परंपरा हम देख रहे हैं, सेनापति लोग जो हैं अपने शासक का वध कर रहे हैं और अपने वंश की स्थापना कर रहे हैं। तो मौर्य वंश जो है 184 ईसा पूर्व में जो है समाप्त हो गया। धार्मिक रूप से हम क्या देखते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब पूर्व भारत में जहां जैन धर्म और बौद्ध धर्म फल फूल रहे थे, वहीं पश्चिमोत्तर भारत में एक तो जो है वैष्णव संप्रदाय, जो विष्णु को पूजा करने लग रहे थे, और एक शैव संप्रदाय जो शिव की पूजा करते थे। इन दो संप्रदायों का उदय हो रहा था। वैदिक काल में हम क्या देखते हैं, वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में यदि हम देख रहे हैं या पूर्व वैदिक काल में देख रहे हैं, तो वहाँ पर आपके इंद्र, वरुण, अग्नि आदि जो है प्रमुख देवता हैं। हाँ, उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का उल्लेख जरूर मिलता है, परंतु 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही ऐसा हुआ कि जो दशावतार थे या जो वासुदेव थे या फिर वो कृष्ण थे, उनका तादात्म्य जो है विष्णु से स्थापित किया गया। तो इस प्रकार विष्णु को पूजने वाले वैष्णव संप्रदाय के कहलाए और शिव को पूजने वाले शैव संप्रदाय के कहलाए। हालांकि इसके अलावा भी और संप्रदाय थे उस समय, जैसे शाक्त संप्रदाय जो शक्ति की पूजा करते थे। परंतु मोटा मोटी हम क्या देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत या पूर्वी भारत में एक और जहाँ जैन और बौद्ध धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अपने पैर पसार रही थी, उसी समय पश्चिमोत्तर भारत में वैष्णव धर्म संप्रदाय और शैव संप्रदाय जो है विकसित हो रहे थे। हमने देखा कि कैसे मौर्य के अंतिम शासक को जो है उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपदस्थ कर उसकी हत्या करके स्वयं जो है शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश के पश्चात कण्व वंश ने भी जो है शासन किया। उसके बाद मगध पर कुछ समय के लिए सातवाहनों ने भी शासन किया। परंतु हम क्या देखते हैं कि कोई भी शासक इतने योग्य नहीं थे कि जो अखंड साम्राज्य था मगध का उसको स्थापित करके रख सकें। जब शासक निर्बल हुए तो इसी का फायदा उठाकर बहुत से विदेशी आक्रामकों ने जो है भारत पर आक्रमण किया। मौर्योत्तर भारत में, मौर्यों के पश्चात के भारत में बहुत से विदेशी आक्रमणों ने आक्रमण किया। कुछ प्रमुख आक्रमणों को हम देख लेते हैं। उनमें सबसे पहले हैं यूनानी अर्थात जो यूनान से थे, जो ग्रीक थे। इनमें मीनांडर का नाम सर्वप्रमुख है। मीनांडर का नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ धर्म पर इनका जो तर्क वितर्क है वो मिलिंद पन्नो नामक धर्म में संकलित है। मीनांडर और बौद्ध भिक्षु के साथ जो धर्म पर शास्त्रार्थ हुआ या फिर प्रश्नोत्तर हुए,
उनका उल्लेख जो है मिलिंद पन्हो नाम के बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलता है। वो यूनानी ही थे जिसने भारतीय लोगों को 7 दिवसों, नक्षत्रों, ग्रहों और इसके साथ ही भविष्यवाणी आदि की शिक्षा जो है यूनानियों ने ही दी थी भारतीयों को। वो ग्रीक यूनानी शासक ही थे जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के प्रचलित किए थे। सिक्कों पर लिखने का प्रचलन भी जो है सबसे पहले यूनानी शासकों ने ही प्रारंभ किया था। तो यद्यपि यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया, परंतु बहुत सारी चीजें वो भारतीयों को सिखा कर भी गए। दूसरे क्रम पे आते हैं शक। शक जो है मध्य एशिया के वासी थे। ये मध्य एशिया से आए हुए थे। इनमें महत्वपूर्ण शासक हुए रुद्रदामन। रुद्रदामन ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाए गए सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार करवाया। देखिए तीसरी दफा आ रहा है सुदर्शन झील। रुद्रदामन का जो है जूनागढ़ अभिलेख प्रसिद्ध है। अभिलेख हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि जूनागढ़ अभिलेख जो है किस शासन से संबंधित है, तो ये है रुद्रदामन से, जो कि शक शासक थे। अगले हैं कुषाण। कुषाण जो है पश्चिम चीन से आए हुए थे, पश्चिमी चीन से। ऐसा माना जाता है ये यूची जनजाति से संबंधित थे। यूची जनजाति से संबंधित थे और उल्लेखनीय कुषाण शासक हैं कनिष्क। जिसने 78 ईसा पूर्व में जो है शक संवत चलाया था। शक संवत का प्रारंभ किया था इन्होंने 78 ईसा पूर्व में। इन्हीं के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में ही चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कुंडलवन में। जो कि कश्मीर में होता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शासक हमने देखे जिनने भारत पर आक्रमण किया था। इनके पश्चात जो है फिर भारत पर गुप्तों ने शासन किया, जो कि इतिहास की दृष्टि से, शिल्प और कला की दृष्टि से और साहित्य की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। गुप्त वंश की स्थापना जो है 240 ईस्वी में गुप्त ने की थी, और श्री शायद सम्मानार्थ लगाया गया है, इसलिए श्रीगुप्त उनके संस्थापक का नाम कहा जा सकता है। 240 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी से 285 ईस्वी तक लगभग 45 साल उन्होंने शासन किया। उसके बाद अगले जो शासक हुए वो हुए घटोत्कच। महत्वपूर्ण शासक प्रारंभ होते हैं 319 ईस्वी से चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने जो है 320 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ किया था।
लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह जो है उस समय की महत्वपूर्ण घटना है। अगले प्रतापी शासक हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे हरिशेन, इनकी रचित प्रयाग प्रशस्ति याद रखिएगा, ये भी शिलालेख है। तो प्रयाग जो शिलालेख है, प्रयाग प्रशस्ति के नाम से प्रयाग का जो शिलालेख है वो किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। मैं फिर दोबारा आपसे बोल रहा हूँ, जैसे जूनागढ़ अभिषेक जो है, अभिलेख जो है रुद्रदामन से संबंधित है, वैसे ही प्रयाग का जो अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त की जो युद्ध संबंधी यात्राएं थी उसका उल्लेख है इसमें। वाकाटक, छत्तीसगढ़ के जो वाकाटक नरेशों के साथ युद्ध हुआ था, उन्हें पराजित किया गया था। जब हम छत्तीसगढ़ का इतिहास देखेंगे वो भी समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। तो हरिशेन कृत प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग जो अभिलेख है ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। अगले हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल है वो गुप्त काल का गुप्तकालीन साहित्य एवं इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग चंद्रगुप्त द्वितीय का जो कार्यकाल है, इन्हीं के शासनकाल में जो है चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। (399) ईस्वी से 415 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। विक्रमादित्य उपाधि ग्रहण की थी। इनके जो दरबार में हैं नवरत्न हुआ करते थे। जिसमें संस्कृत कवि कालिदास जिनमें से एक हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात जो उल्लेखनीय सम्राट हुए वो हुए हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक एक नंबर के, जैसे विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, या नवरत्न किनके दरबार में हुआ करते थे, या साहित्य एवं इतिहास का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। या फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने करवाई थी। अंतिम जो प्रतापी शासक हुए वो स्कंदगुप्त। अभी देखिए यहाँ पे तीसरी बार आ रहा है कि स्कंदगुप्त में भी जो है जो सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, उसका जीर्णोद्धार करवाया। तो ये तो हुए अलग अलग शासकों के शासनकाल में जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। अच्छा,
गुप्त वंश ऐसा पहला वंश था जिसके शासन काल में जो है भारत में मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। गुप्त वंश में जो है मंदिरों का, भारत में मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। इसके पहले हम देखते थे अपितु लेख, शिलालेख एवं स्तंभ आदि जो है उनकी रचनाएं की जा रही थी, परंतु मंदिरों का निर्माण जो प्रारंभ हुआ वो गुप्त वंश से ही प्रारंभ हुआ। तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन मंदिर कला का उत्कृष्ट नमूना है। महाराष्ट्र में अजंता की गुफा में जो चित्रकारी देखने को मिलती है, या मध्य प्रदेश में बाघ की गुफा में जो चित्रकारी देखने को मिलती है, ये सभी की सभी जो हैं गुप्तकालीन है। तो गुप्त वंश से ही मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है इसका उत्कृष्ट नमूना है गुप्तकालीन शिल्पकला का। अजंता की गुफा, बाघ की गुफा में जो चित्रकारी हुई है वो गुप्तकालीन ही है। ये हुए गुप्त वंश के बारे में। होप यहाँ तक का वीडियो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।